नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, एमपी हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे बढ़ते हैं और मौर्य काल के बाद हम स्टार्ट करेंगे मौर्योत्तर काल। इसका सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, मौर्य वंश जो हमने देखा था, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापित करके गया था, उसके बाद फिर अशोक वगैरह ने पूरा इसका साम्राज्य का विस्तार ये पूरे भारत में, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी कर दिया था। मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की जो स्थापना हुई, तो ये देखिए, ये शुंग वंश फैला था इस पूरे एरिया में, है ना। यूनानी एक बार फिर से अपना प्रभाव बढ़ाने लगे थे और साउथ में सातवाहन वंश, मतलब ये दोनों पैरेलल चलते थे, है ना, शुंग वंश और सातवाहन। फिर यही जो शुंग वंश था, जब ये खत्म हुआ, तो शुंग वंश जब खत्म हुआ तो उसके बाद आया कण्व वंश, ठीक है ना। तो ये शुंग वंश है और ये सातवाहन वंश है। एरिया इनका देखिएगा, है ना, ये एरिया था शुंग का और ये था सातवाहन का और ये इंडो ग्रीक का यानी यूनानी का, हिंद यवन जिसे कहते हैं। तो अभी हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ जिसे खाम बाबा कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसी एरिया से आया था, यहाँ से आया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण वंश ऐसा कहा जाता है कि स्थापित हुआ। तो दो प्रकार के ब्राह्मण वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश, ठीक है। शुंग वंश 184 बीसी से 75 बीसी तक चला और सातवाहन वंश 100 बीसी से 225 एडी तक चला। अभी एडी बीसी क्या है ये मैं आपको टाइमलाइन में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब शुंग वंश के बारे में देख लेते हैं। शुंग वंश का संस्थापक सबको पता है, पुष्यमित्र शुंग। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाद एमपी की हिस्ट्री में आए, है ना, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। संस्थापक इसका था पुष्यमित्र शुंग और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आ भी चुका है, कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो मुख्यतः में कहाँ का था, तो उज्जैन से था या उज्जैनी से था, है ना। और ये भी पूछ सकता है कि शुंग वंश के संस्थापक कहाँ से थे, तो उज्जैन से थे या उज्जैनी से थे, है ना। राजधानी की बात करें तो राजधानी पहली, जैसे मौर्य काल में राजधानी से मगध थी और उसके बाद राजधानी जो थी विदिशा हो गई थी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसने इंपॉर्टेंट काम दो किए थे। एक भरहूत स्तूप जो कि सतना में है, उसका पुनर्निर्माण कराया था, और सांची स्तूप की वेदिका का निर्माण कराया था। वेदिका मतलब जो बाहर रेलिंग होती है ना, चारों तरफ मतलब दीवार टाइप की खड़ी करते हैं, उस वेदिका का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और जो सतना में भरहूत स्तूप जो हुआ करता था, हालांकि अभी तो नहीं है, सिर्फ टीला टाइप का बचा है, अब उसके अवशेष कलकत्ता के म्यूजियम में रखवा दिए गए हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये भरहूत स्तूप, ये देखना, ये कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया, मतलब सतना से उठा के कलकत्ता के म्यूजियम में इसके अवशेष संग्रहित करके रखे गए। देखिए कितना शानदार, ये देखिए, ये उस समय की कलाकारी है। ये देखिए ऐसे कलकत्ता के म्यूजियम में देखिए कलाकृतियां, देखिए आप क्या बेहतरीन कलाकृतियां बनी है और उतनी पुरानी। तो ये था भरहूत स्तूप जो कि कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया है। सतना में अभी ये नहीं है, सतना में तो अभी सिर्फ इसके अवशेष हैं। मैं आपको टीला दिखा देता हूँ। तो ये है ना, ये ऐसा मतलब बना हुआ है, मतलब वहां कुछ है नहीं, सतना से इसके अवशेष उठा के वो कलकत्ता के म्यूजियम में इसको उसको अवशेषों को रख दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंग का हो गया। अब देख लेते हैं इसका जो लड़का था उसने क्या कारस्तानियां की थी। तो इनका जो पुत्र था अग्निमित्र, इसने विदिशा को राजधानी अपनी बनाया था और एक बहुत ही फेमस रचना हुई थी, मतलब इसके जमाने में नहीं हुई थी, वो तो गुप्त काल में हुई थी। कालिदास ने रचना की थी, मालविका अग्निमित्रम नामक एक रचना की थी कालिदास ने। इसमें मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मालविका अग्निमित्रम।
मतलब पुष्यमित्र शुंग का जो लड़का था अग्निमित्र, इसके ऊपर लिखी, किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। प्रेम कथा का वर्णन है मालविका और अग्निमित्र की, है ना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि शुंग वंश का जो 9वां शासक था, 9th रूलर जो था, उसके टाइम में एक राजदूत आया था, एम्बेसडर जिसे कहते हैं, ग्रीक शासक का, है ना। इसका नाम था, राजदूत का नाम था हेलियोडोरस, और उस शासक का नाम था एंटियाकीट्स या एंटियाकीट्स भी कहते हैं। तो वो आया था और उसने भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म स्वीकार किया था और एक स्तंभ का निर्माण करवाया था जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं, और स्थानीय लोग वहां पे उसे खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको ये स्तंभ दिखा देता हूँ, गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का। ये देखिए हेलियोडोरस का स्तंभ, ये है ना, ऐसा एक स्तंभ है। ये उल्टी कमर घंटी की आकृति यहाँ पे बनी हुई है और विदिशा में है हेलियोडोरस का स्तंभ। इसको पास से और दिखा देते हैं। ये देखिए, है ना, ये पास से इसको देखेंगे और इसमें इंस्क्रिप्शन खुदे हुए हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, है ना। ये ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? ये विदिशा में है, ठीक है। जब इसकी खुदाई हुई थी, कनिंघम ने जब की थी, तो इस समय पूजा अर्चना यहाँ पे होती थी उनकी, है ना। ये जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी। तो जब कनिंघम ने इसको देखा कि ये कैसे एक स्तंभ टाइप का है, तो फिर खुदाई यहाँ पे करवाई। तो फिर खुदाई में पता चला कि बहुत पुराना है ये, मतलब गुप्त शुंग काल तक जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका गरुड़ स्तंभ हो गया, ठीक। विदिशा में है, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेलियोडोरस इंपॉर्टेंट है, ये गरुड़ स्तंभ इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? विदिशा में। ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीय लोग क्या कहते हैं? खाम बाबा कहते हैं। कौन से शासक के टाइम में आया था? ये इंपॉर्टेंट है, भागभद्र, है ना, इसके शासन काल में आया था। अब आखिरी शुंग शासक था देवभूति। देवभूति का मर्डर किया था किसने? वसुदेव ने। वसुदेव जो था कण्व वंश का था, और कण्व वंश का जो लास्ट था सुशर्मन। सुशर्मन का मर्डर किसने किया? सिमुक ने किया, और सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये यहाँ तक एमपी के हिसाब से शुंग वंश जितना इंपॉर्टेंट था वो ये इतना ही है एमपी के हिसाब से। और इंडियन हिस्ट्री में बाकी शुंग वंश थोड़ा सा डिटेल में आप वहां पे पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, है ना, क्योंकि यहाँ अगर शुंग वंश डिटेल में भी पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा वो लेंदी लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, इसीलिए बोला था कि पहले इंडियन हिस्ट्री कहीं से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सातवाहन वंश में। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये सातवाहन वंश। 100 BC से 225 AD तक ये चला था। संस्थापक, इसका फाउंडर जो था वो सिमुक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके वंश है ना, जो भी डायनेस्टी है, तो उनके फाउंडर जो है वो आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है। जैसे आगे चंदेल वंश बताएंगे, होलकर वंश बताएंगे, सिंधिया वंश बताएंगे, या जो भी वंश बताएंगे, तो सबके फाउंडर आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आ जाता है कई बार। तो बहुत सारा याद करने के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट चीजें ही याद नहीं रख पाते, ठीक। तो सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। और मध्य प्रदेश से इनका क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप के तोरण द्वार पे लेख से यह जानकारी मिलती है कि सातवाहनों ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शासन किया था, ठीक है ना। और सातवाहनों में एक इंपॉर्टेंट ये है कि एक मातृ प्रधान वंश माना जाता है, यानी कि जो भी शासक है वो अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाता था, है ना। जैसे ये लिखा है गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। तो अपने शातकर्णी इसका ओरिजिनल नाम था, और अपने नाम के पहले माता का नाम लगाया करते थे। जैसे ये सिर्फ शातकर्णी है तो नाम के पहले यज्ञश्री लगा लिया, ठीक है। तो ज्यादातर इसके जो शासक थे अपने नाम के पहले अपनी माताओं का नाम लगाया करते थे। इससे पता चलता है कि मातृ प्रधान ये वंश था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सातवाहन वंश ने सीसे के सिक्के चलाए थे भारत में। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने चलाए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किन शासकों ने स्टार्ट की थी? तो सातवाहनों ने स्टार्ट की थी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा, ठीक। अब कुछ शासक देख लेते हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो कि इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, उनकी माता थी गौतमी बलश्री। इनके सिक्के उज्जैन और रायसेन से प्राप्त हुए हैं, और इनका नाम जो है वो सांची के स्तूप पर मिलता है ना। गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसका नाम सांची के स्तूप पर मिलता है। फिर इसके बाद थे एक यज्ञश्री शातकर्णी, इनके सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के विक्के ये सब ना व्यापम के एग्जाम में पूछे थे, तो कहाँ तक सिक्के आप याद रखोगे कि किसके सिक्के कहाँ से मिले और कहाँ से नहीं मिले। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस एक दो रीडिंग इसकी मार लेना, ठीक है।
वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के भिलसा और देवास से मिले। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में आप पढ़ेंगे कि एक गाथा सप्तशती नाम की रचना थी और उसके रचनाकार थे हाल, है ना। ये एक सातवाहन शासक थे। गाथा सप्तशती याद रखें, गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। और एक शक शासक मेनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुई, एग्जाम में आ चुका है व्यापम की, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये सातवाहन थे। वंशावली अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे। मध्य प्रदेश से रिलेटेड सातवाहन में सिर्फ इतने ही फैक्ट हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। अब इसके बाद हम मूव करेंगे गुप्तों की ओर, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में गुप्त काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको भूलने नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ऐसे बनते हैं कि मध्य प्रदेश में गुप्त काल के मंदिर हैं, बहुत सारे गुप्त काल के अवशेष हैं, गुप्त काल के इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख बहुत सारे मिले हैं, है ना। तो वो हमको जगह याद रखनी है कि कहाँ कौन कौन सी जगह से मिले हैं। और डिटेल में गुप्त काल इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, एक एक वंश के शासकों के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के बारे में, इन सब के बारे में, ठीक है ना। तो एमपी से रिलेटेड जो भी गुप्त काल था वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कण्व वंश हुआ यहाँ पे, फिर ये सातवाहन, फिर ये महामेघवाहन, उसके बाद ये कुषाण आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। इनके बारे में भी बताऊंगा आपको, कुषाण। फिर ये पश्चिमी क्षत्रप है, पश्चिमी क्षत्रप का मतलब है शक शासक थे, ठीक है ना। शक शासक, कुषाण, और फिर ये शक शासक, और सातवाहन अभी भी नीचे बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ गुप्त साम्राज्य, है ना। ये देखो ये गुप्त साम्राज्य, यहाँ पे था शक, ये थे वाकाटक। तो बाद में यही हुआ कि गुप्त और ये जो वाकाटक थे, गुप्त और जो वाकाटक थे, इन दोनों ने मिलके ये जो शक थे इनका सर्वनाश किया, मतलब इनको भारत से बाहर खदेड़ दिया, है ना। ये आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने वाकाटक वंश के साथ संबंध स्थापित किए और इन दोनों ने मिलकर ये शकों को पराजित किया और शकों का एरिया यहाँ से खत्म किया। और जब गुप्त साम्राज्य जब कमजोर होने लगा था, यानी कि लास्ट का जमाने लगा था, तो उस समय हूण, एक मध्य एशिया की बहुत बर्बर जनजाति है हूण, तो इन्होंने गुप्तों के ऊपर मतलब पहले भी आक्रमण करते थे ये गुप्तों के ऊपर, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली थे गुप्त साम्राज्य के शासक, तो हूणों को पराजित कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे। लेकिन आखिरी में जैसा कि आपको पता है कि हर साम्राज्य का पतन होता है और जो लास्ट के उसके शासक होते हैं वो उतने मजबूत नहीं होते, आक्रमणों का सामना नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आखिरी के जो गुप्त शासक थे वो इनके आक्रमणों का सामना फिर नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे ये अंदर घुसते गए भारत के। तो ऐसे ही एक हूण शासक था, उसका नाम था तोरमाड़, है ना। तो तोरमाड़ का भी एक इंस्क्रिप्शन जो था वो एरंड से मिला है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये गुप्त साम्राज्य ऐसा फैला हुआ था। और आगे दिखा देते हैं, ये देखो फिर ये गुप्त साम्राज्य देखिए इतना बड़ा हो गया, है ना। यहाँ जो शक थे उनको पराजित कर दिया, है ना, इनकी सहायता से वाकाटक से गुप्त साम्राज्य के मैत्री संबंध थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और जब ये गुप्त साम्राज्य बहुत मजबूत था तो हूणों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर घुस जाए। जब भी ये हमला करते थे तो इनको मार मार के भगा दिया जाता था हूणों को। देखिए कितना शक्तिशाली था गुप्त साम्राज्य। फिर उसके बाद जैसे गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया तो हूणों वगैरह ने आक्रमण वगैरह करके अंदर तक घुस गए, है ना। अब इसकी थोड़ा सा अपन थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में गुप्त काल देखिए, तो पूरा जो गुप्त काल था वो 275 एडी मतलब ईसा के जन्म के बाद, है ना। 275 एडी से लेके 550 एडी तक ये चला गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त को, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त के बाद फिर आया आपका घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद आया जो पहला जो प्रतापी शासक था गुप्त साम्राज्य का, वो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम। 319 एडी से 335 एडी तक इसका शासन था और इसी ने गुप्त संवत चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एग्जाम में अगर ये पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने विवाह किससे किया था? लिच्छवी प्रदेश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इनके बाद इनके प्रतापी पुत्र आए समुद्रगुप्त, ठीक है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे
335 एडी से 375 एडी तक इन्होंने शासन किया। और भारत का नेपोलियन इन्हें कहा था विंसेंट स्मिथ ने, क्योंकि जीत ऊपर से नीचे तक नॉर्थ से इन्होंने स्टार्ट किया। डिटेल में भारत के इतिहास में आप पढ़िएगा, जहां कहीं से भी आपने पढ़ा होगा समुद्रगुप्त की भारत विजय के बारे में, है ना। तो नॉर्थ से इन्होंने स्टार्ट किया था, साउथ में जाते गए और पूरे प्रदेशों को विजिट करते हुए सारे राजाओं को हराते हुए फिर से वापस आए, है ना। इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है समुद्रगुप्त का एरण से, एरण सागर में है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इनके सिक्के विदिशा एरण अवंती से प्राप्त हुए। तो इनमें आप याद क्या रखेंगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। ये एक हिस्टोरियन है ना, विंसेंट स्मिथ इतिहासकार है। और समुद्रगुप्त से रिलेटेड है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके लेखक कौन है, हरिशेन, है ना। हरिशेन ने लिखा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, भारत के इतिहास में भी इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शासक है चंद्रगुप्त सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इनके मंत्री जो थे वीरसेन ने, इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ी पर एक लेख उत्कीर्ण किया था। उसमें क्या लिखा था कि विदिशा में शकों को इन्होंने पराजित किया, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने, और उज्जैनी अवंती को सांस्कृतिक राजधानी बनाया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि इन्हीं के शासनकाल में, याद रखना, फाहयान, देखिए 2 चीनी यात्री आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फाहयान और एक पढ़ते हैं ह्वेनसांग, ठीक है ना। ह्वेनसांग जो है, देखिए हा से लिखते हैं ना, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बाद में आएगा। तो हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, यानी बाद में आएगा ह्वेनसांग, ठीक है। पहले कौन आया था, फाहयान आया था, है ना। फाहयान चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम में आया था। और फाहयान ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था फो यू की, ये याद रखेंगे। और फाहयान नहीं, जैसे एमपी की ज्योग्राफी में आप पढ़ते ना कि मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, किसने कहा था, फाहयान ने कहा था। और किसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये आया था, है ना, ये याद रखेंगे, है ना। फाहयान, किताब का नाम फो यू की, और इसी ने कहा था मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। इसके बाद आपका शासक आता है चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, और इसने मयूर प्रकार के सिक्के चलवाए। मयूर प्रकार के मतलब जो सिक्के थे उनमें मोर की आकृति बनी रहती थी। और तुमैन इंस्क्रिप्शन एक मिला है, तुमैन जो कि अशोकनगर में है, और वहां पे उस इंस्क्रिप्शन में इसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, ठीक है। शरदकालीन सूर्य की भांति, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तुमैन इंस्क्रिप्शन। और इसके समय में मंदसौर का नाम क्या था, दशपुर था। तो यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि मंदसौर का पुराना नाम क्या था। मंदसौर का पुराना नाम था क्या, दशपुर, है ना। और शरदकालीन सूर्य के भांति किसे बताया गया, कुमारगुप्त को बताया गया है, ठीक। तुमैन अभिलेख, तुमैन कहाँ पे, अशोकनगर में। फिर इसके बाद आया स्कंदगुप्त, ये भी बहुत प्रतापी शासक था, कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। और इसका जो मंदसौर का अभिलेख मिला है उसमें ये बताया गया है कि इसके समय में होड़ों का आक्रमण हुआ और इसने पराजित भी किया था होड़ों को। और इसी के टाइम का एक सूपिया अभिलेख है। सूपिया कहाँ पे है, रीवा में है, याद रखेंगे ना। सूपिया कहाँ पे है, रीवा में है। और सूपिया अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो गुप्तकालीन शासकों से रिलेटेड है ना। गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उनसे रिलेटेड है सूपिया इंस्क्रिप्शन। सूपिया अभिलेख कहाँ पे है, रीवा में है। उसके बाद एक शासक आता है बहुत बाद में, भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय में हुड़ों का आक्रमण हुआ और एक इंस्क्रिप्शन है एरण का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें ये बताया गया है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था, उसका नाम था गोपराज, और एक युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गोपराज की तो पत्नी रहती है वो सती हो जाती है। तो भारत में सती प्रथा का पहला जो प्रमाण मिला है वो यहीं से मिला है ना। जो एरण अभिलेख है सागर में जो है सती प्रथा का प्रथम प्रमाण जो मिला है एरण से मिला है। गुप्त काल में इंपॉर्टेंट चीजें 2-3 हैं। एक गुप्त काल के जो अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन है और गुप्त काल के जो मंदिर वगैरह हैं, ठीक है ना। जैसे उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन है, बाघ की गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन है, ठीक है। तो अभिलेखों में आपको याद रखना है कि उन अभिलेखों में क्या लिखा है, कौन से शासक से संबंधित है और किस जगह पर है, ठीक है। हम गुप्तकालीन अभिलेख उदयगिरी के अभिलेख हैं, उदयगिरी की गुफाओं में है, शिलालेख नहीं है, उदयगिरी अभिलेख यहाँ पे गुफाओं में है। एरण अभिलेख, एरण कहाँ पे है, सागर में है। तुमैन अभिलेख, तुमैन कहाँ पे है, अशोकनगर में है। मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख और सूपिया अभिलेख, सूपिया कहाँ पे, रीवा में है, ठीक। तो मंदसौर अभिलेख की बात कर लेते हैं।
मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त सेकंड के समय का है। कई जगह कुमार गुप्त फर्स्ट भी लिखा है, कई जगह कुमार गुप्त सेकंड भी लिखा है। तो इस चीज को थोड़ा एक बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कंफर्म कर लेना, या तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में जाके कंफर्म कर लेना, या किस कोई भी स्टैंडर्ड जो बुक हो आप, जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो वहां पे कंफर्म कर लेना। कि मुझे टाइम मिल नहीं पाया कंफर्म करने का, तो आप थोड़ा कंफर्म कर लेना। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि क्या है, कुमार गुप्त फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि थोड़ा विवादास्पद है। कई विद्वान कुमार गुप्त फर्स्ट मानते हैं, कई विद्वान कुमार गुप्त सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेशम बुनकर श्रेणी, एमपीपीएससी में आ चुका है, रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख कौन से अभिलेख में था। तो उसमें ऑप्शन दिया था दशपुर अभिलेख, और ये लूसेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और मंदसौर का जैसे पुराना नाम दशपुर था, ये हमको पता है ना, नहीं पता तो आप जान लो। रेशम बुनकर श्रेणी का मतलब ये है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि गुजरात में रेशम के कुछ व्यापारी रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, और वो आके मंदसौर में बस गए, है ना। श्रेणी का मतलब एक ग्रुप समझो। उस समय श्रेणी जो कहा जाता था, अलग अलग जो बिजनेसमैन होते थे जो अलग अलग तरह का व्यापार करते थे। जैसे रेशम का जो व्यापार करते थे उनकी अलग श्रेणी है, लोहे का जो व्यापार करते थे उनकी अलग श्रेणी है, सोने का जो करते थे उनकी अलग श्रेणी है। तो श्रेणी का मतलब एक ग्रुप समझो, है ना। तो उस अभिलेख में ये लिखा गया है कि रेशम का व्यापार करने वाले कुछ व्यापारी गुजरात से आके मंदसौर में बस गए थे, ये उसमें लिखा है, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया है, और सूर्य मंदिर का भी उल्लेख है इसमें। तो ये हो गया आपका मंदसौर का अभिलेख। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे इमेज में मंदसौर का अभिलेख। एक अभिलेख है सूपिया अभिलेख, है ना। सूपिया अभिलेख कहाँ पे है, ये रीवा में है। इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, क्योंकि घटोत्कच से स्टार्ट माना गया है ना। ओरिजिनली स्टार्टेड कहाँ से है, गुप्त वंश श्रीगुप्त से स्टार्ट है, लेकिन सूपिया अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच से स्टार्ट माना गया। जो भी व्यक्ति रीवा का है थोड़ा कमेंट में बताना भाई मैं रीवा से हूँ, और मंदसौर से भी जो अगर कोई व्यक्ति मंदसौर से देख रहा है, कोई स्टूडेंट, तो कमेंट सेक्शन में बताना मंदसौर से देख रहा हूँ मैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं एरण अभिलेख। एरण अभिलेख के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियसली वीडियो में कि सागर में है एरण अभिलेख, और सागर में बहुत सारे गुप्तकालीन मंदिर भी हैं। एक वराह का मंदिर मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि विष्णु जी का जो अवतार है वराह, है ना, वो एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। और उसमें भी हूण शासक जो था तोरमाड़, उसके इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो एरण से ही मिलता है। भानुगुप्त नाम का जो गुप्त शासक था, उसका सेनापति जो था वो शहीद, मतलब लड़ाई करने गया था, युद्ध में तो मर गया था, तो उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो ऐसा वहां पे इंस्क्रिप्शन एक मिलता है, ठीक है। एरण अभिलेख याद रखिएगा, सती प्रथा का पहला प्रमाण सागर में स्थित है, गुप्तकालीन है, ठीक। नेक्स्ट है आपका उदयगिरी अभिलेख। ये उदयगिरी की गुफाओं में है, जो कि विदिशा में है। रायसेन गलत लिखा है यहाँ पे, इसको एडिट करके मैं विदिशा कर दूंगा, विदिशा में। चंद्रगुप्त सेकंड के जो मंत्री था वीरसेन जो था, उसके द्वारा यहाँ पे उल्लिखित है। और यहाँ पे शंकर नामक व्यक्ति ने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं भी आपको उदयगिरी की गुफाएं भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर एक सांची अभिलेख है जिसमें आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। फिर गुप्त काल के मंदिर हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि फलाना जो मंदिर है वो कौन से काल से संबंधित है या फिर कहाँ पे है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर तो बहुत सारे हैं, एमपी में जो मंदिर है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अजयगढ़ पन्ना में है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है, नागौद में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में है। एरण का विष्णु मंदिर एरण में है, एरण कहाँ पे, सागर में है। फिर एक तिगवा का कंकाली माता मंदिर, फिर एक है खोह का मंदिर नागौर में है, ठीक। तो ये भूमरा का मंदिर नागौद में है, नागौद कहाँ पे, सतना में है। और खोह का मंदिर भी नागौद में है, नागौद सतना में है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पे, सागर में है, ठीक। इसकी फोटोज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसके बाद गुप्तकालीन गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफा विदिशा, और बाघ की गुफा कहाँ पे, धार में। फिर कुछ गुप्तकालीन सिक्के भी मिले हैं, तो ये हालांकि कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखा देता हूँ जो आपके इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं वो, और थोड़ा डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो मैंने पहले बताया हुआ है। इसको चैनल पर जब आप जाएंगे तो ये प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है। इसमें ये वाली प्लेलिस्ट है, ऑल इन वन वीडियोस एमपीजी के, है ना। इसमें क्लिक करेंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट में तो ये खुल जाएगी। इसमें ये जो वाला चैप्टर है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 वाला, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति पर्यटन जनजाति व्यक्तित्व, इसमें मैंने जो बाघ की गुफाएं हैं और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं
वो डिटेल में फोटोज के साथ बताई हैं। ठीक है, तो जिसको कवर करना है ये पूरा इसको देख लेना, ये एमपीपीएससी की यूनिट 1 पूरी कवर हो जाएगी। और वैसे भी ये जो प्लेलिस्ट पूरी है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से ही मैंने बनाई है, एक वीडियो में एक पूरी यूनिट कवर की है, बहुत शानदार है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, एरंड का देख लीजिए विष्णु मंदिर, ये देखिए, है ना, गुप्तकालीन है। जो कोई भी एरंड से है या सागर से है उसने तो देखा ही होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि सागर से कौन है और उसने देखा है कि नहीं मंदिर। हालांकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत शानदार लग रहा है ना। तो आप भी जब भी ट्रेवल करने का जो प्लान बनाइएगा एमपी घूमने का, तो ये जो पुरानी जगह है ना ये जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे प्राचीन कालीन कल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था, ये अभिलेख वगैरह। ये देखिए इस टाइप के मंदिर दिखते हैं एरंड का। ये वराह अवतार, ठीक है, सुअर बना हुआ ना, विष्णु जी का अवतार था वराह अवतार। ये देखिए साइड से ऐसा दिखता है, ये वराह अवतार। हालांकि खंडित हो चुके हैं अभी सारे। ये देखिए पास से ऐसा बना है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा सुअर के जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये। अब इसके अलावा एक ये तिगवा वाला मंदिर ये है। ठीक है, ये तिगवा का मंदिर है, ये मूर्तियां बनी हुई है। ठीक, तिगवा से जो हो, जिसने देखा हो तिगवा को, वो कमेंट बताना कि अगर किसी ने देखा है कि नहीं, जो कि तिगवा से है। एक भूमरा का टेम्पल ये है, ये बहुत शानदार पुराना। ये देखिए ये शिवलिंग एक बना हुआ है, उस पे शंकर जी बने हुए हैं, ये शिवलिंग। ठीक, जाके देखना, कभी घूमना, मजा आ जाएगा। भूमरा में, भूमरा से अगर कोई है तो बताना यार कमेंट में। फिर एक नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। ठीक, ये है, ये बना हुआ नचना कुठार का पार्वती में, बहुत पुराने हैं सारे के सारे। हाँ, और ये है तुमैन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कुमार गुप्त का तुमैन इंस्क्रिप्शन यानी तुमैन अभिलेख, अभी ग्वालियर के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है, और ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक, ये फिर एक मैंने निकाला था, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो वो ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एंशियंट हिस्ट्री में आपने कहीं से पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा आपको। ये जो एक खंबा बना हुआ है, ठीक है, इलाहाबाद में अभी, मेनली ये कौशाम्बी में था, बाद में इसको इलाहाबाद लाया गया, और इसमें मेनली आप याद रखिए 3 शासकों के इंस्क्रिप्शन है इसमें। ठीक है ना, ये जो खंबा है, जो स्तंभ है, ओरिजिनली बनाया था अशोक ने। अशोक के काल में ये इंस्क्रिप्शन इसमें खुदवाया गया था। ये जो खंबा था अशोक के काल में बनाया गया था। इसकी बड़ी आपको इमेज मैं आपको दिखाता हूं, ये इलाहाबाद में। तो ये जो खंबा है ये अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। तो इसमें अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन है वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसके नीचे समुद्रगुप्त, मतलब उसी खंबे में, उसी सेम में, तो एक मौर्य काल का हो गया आपका। ठीक है, मौर्य काल में अशोक ने इस पे उत्कीर्ण करवाया, इस पे लिखवाया इस खंबे पे। उसके बाद जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने इसमें जो समुद्रगुप्त ने जो विजय की है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, उसका जो मंत्री था हरिशेन, उसने लिखवाया इसमें संस्कृत में। और उसके बाद इसमें एक मुगल शासक का भी लिखा हुआ मिलता है, वो था जहांगीर। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 शासकों का इसमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। ये इलाहाबाद में है। ठीक है, एक आपको अशोक का मिलेगा, उसके बाद समुद्रगुप्त का मिलेगा, और उसके बाद जहांगीर का मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद उदयगिरी की गुफाएं मैंने आपको बताया था डिटेल में। उदयगिरी की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मैंने आपको बता दिया, वो आर्ट एंड कल्चर के वीडियो में। मैं आपको इसमें इमेजेस दिखा देता हूँ उदयगिरी की गुफाएं का, तो जाके देखिएगा, बहुत ही शानदार है उदयगिरी की गुफाएं। बहुत सारे इमेजेस बने हुए हैं, जैसे एक ये है। ठीक है, ये वराह अवतार बना हुआ है, विष्णु का अवतार जो मैंने आपको बताया ना, वराह अवतार। ये देखिए, ये वो आपको दिख रहा है, ये वराह यानी संस्कृत में वराह सुअर को कहते हैं। ठीक है ना, ये एक वराह अवतार बना हुआ है अंदर गुफा में। विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे ये बने हुए यहाँ पे, ये गुफा के अंदर है, और ये आप देखेंगे कि लगभग 1500 साल से ज्यादा पुरानी गुफा है ये, और उस समय ये बनाया गया था। आप सोचिए कितना रिच कल्चर था हमारा, है ना। कभी विजिट कीजिएगा तो इसको देखिएगा। और एक इसमें भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये शिवलिंग है, ये एक शिवलिंग है उदयगिरी गुफाओं में भी।
जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं, जो कि विदिशा में, ये याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, ये आपको बता दिया। और एक विष्णु जी मुझे आपको दिखाना था, एक ये दुर्गा जी बनी हुई है, ये देखिए, ये दुर्गा जी, एक लेटे हुए विष्णु जी हैं, ये है, ये, हाँ, ये लेटे हुए विष्णु जी हैं। यहां से क्लियर नहीं दिख रहा, उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया है। शेषनाग के ऊपर ये ऐसे सीधे विष्णु जी ऐसे सोए हुए हैं और ये शेषनाग है नीचे, है ना। ये आपकी उदयगिरी की गुफाएं थी। तो गुप्त काल तक यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। अगर वीडियो तुमको पसंद आया हो, लगा हो कि अच्छे तरीके से थोड़ा मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखो, कमेंट टाइप करने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है ना, 10-15 सेकेंड लगते हैं। 10-15 सेकेंड थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो भाई लाइक जरूर कर देना, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।